Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi and today I'm here to teach you some basic concepts of electric charges and field in physics. Okay, so without wasting of time, let's get started. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की तो एक सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर आप मेरी वीडियो अपने फ़ोन से देख रहे हो तो फ़ोन को थोड़ा अपना एडजस्ट कर लेना। इलेक्ट्रिक चार्ज है दो टाइप का, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये तो सभी को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। और अब आते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक मीन्स डू नॉट मूव, ठीक है। कि मतलब यहाँ जो चार्जेस हैं वो इधर से उधर मूव नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम एक साइंटिस्ट थे, COULOMB, कूलम, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक लॉ दिया था कि जो कि दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट ले लिए, इसका नाम दे दिया हमने Q1 Q2, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है, इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सी लगेगी? ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं, सॉरी ये एक नेगेटिव है, और अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ठीक है। और अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हम लगाते हैं, ऐसे बाहर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे बेस्ड होता है कि आपकी पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और वो फोर्स डायरेक्टली, और इन दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस r होता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं जो फोर्स लगती है इन दोनों के बीच में वो होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of Q1 and Q2 means product of charges and inversely proportional to the square of डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। समझ में आया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्जेस बढ़ेंगे, ये चार्जेस बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। और ये अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब कूलम चार्ज वेक्टर लॉ में वेक्टर लॉ में बताते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। कूलम्स ने बताया इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है, ये बताया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम करेंगे K कांस्टेंट लगा देंगे और सेम Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और के जो है यहाँ पे के की वैल्यू आपको दे दी गई है यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये जो यूनिट है वो तो इसको रीअरेंज करके निकल आएगी, ठीक है, वो मैं अभी बाद में बता दूंगी। ये यूनिट्स को ऐसे लर्न करने का रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ऐसे ही निकाल लेना। अब देखो, और इस के को हम लोग कहते हैं, इस के की एक और यूनिट होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और ये फ्री स्पेस मतलब डॉक्यूमेंट, दो चार्जेस हैं, इनके बीच में सिर्फ एयर है, ठीक है। ये मैं कलर डिफरेंट बना लेती हूँ, ये जो थोड़ा सा पिंकिश कलर है ये एयर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के होता है, ठीक है, और के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, रुको एक सेकेंड, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आया समझ में? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब इन दो के बीच में हमने कोई सपोज़ करो ग्लास रख दिया या कुछ भी रख दिया, जैसे हमने ग्लास डाल दी, वैक्स डाल दिया, पेपर डाल दिया, ऑयल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, मतलब ये एयर नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ, एयर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो केस है वो रेयर केसेस में आता है, ठीक है। चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब एक चीज़ और देख लो, जो के की वैल्यू होती है ना वो हमेशा बड़ी होती है 1 से। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, बोर्ड्स में, ओके, फॉर बोर्ड्स। मैं यहाँ पे बायो के अलावा फिज़िक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ाऊँगी वो बोर्ड्स का ही पढ़ाऊँगी, बायो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं बता दूँगी, ओके। चलो, ये आ गया समझ में कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस की हो आप लोग ने तो देखो, ये जो कूलम्स लॉ है ना, जो कूलम्स लॉ है, कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है, मतलब कुछ सिमिलर लग रहा है ना ग्रेविटेशनल लॉ से। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? ग्रेविटेशनल लॉ आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में ये G, ठीक है, इक्वल टू मीन्स G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इक्वल टू K m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था।
कि अगर सपोज़ करो ये है अर्थ और ये है छोटू सा हमारा कोई पॉइंट, ठीक है। अब अर्थ और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r है। अर्थ का मास m1 मान लिया, इसका मास m2 मान लिया, तो भी तो सेम ही हो गया ना ये तो। हाँ, this Coulomb law is similar to gravitational force, no doubt, but there are some differences. Okay, now I will clear to you. वन पॉइंट, ये दोनों ही एक्सपेक्ट में सिमिलर है, बट क्या होता है अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिकल फोर्स वही जो हमारा कूलम लॉ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या होता है, कोई एक प्लस हो सकता है, कोई एक माइनस हो सकता है, तो ये अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। और हो सकता है ये माइनस हो, ये माइनस हो, तो यहाँ पे रिपल्शन हो गया, ठीक है। या यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे प्लस हो, तो भी रिपल्शन हो गया, ठीक है। तो मीन्स कहने का ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इट कैन बी अट्रैक्टिव as well as repulsive रिपल्जन हो रहा है ना, रिपल्सिव, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट, बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। हाइलाइटर कहाँ है, देखो अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, सेकेंड पॉइंट आया, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना ये तुम्हारी डिपेंड करती है मीडियम पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करती है डिपेंड। कैसे, जी जो होता है हमारा, इसीलिए तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वरना अगर डिपेंड करे तो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो ही ना। आया समझ में, ठीक है। यही दो पॉइंट थे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ी है, ओके। अब देखो, अब कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कूलम्स लॉ के। इम्पोर्टेंस, कूलम्स लॉ बेसिकली पॉइंट चार्जेस पे बात करता है,
ये तो वैसे पॉइंट चार्ज नहीं हुआ, लेकिन बताने के लिए मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट चार्जेस पे बात करता है। पॉइंट चार्ज मतलब अगर हम यहाँ अर्थ ले लें, ये हो गई हमारी अर्थ, ये एक हमारे छोटा सा हमने कोई बॉल ले ली, ठीक है, एक बॉल ले ली। अब देखो इस अर्थ पे बैठ के, इस अर्थ पे देखो, ये बॉल तो आपको बिल्कुल इत्तू सी दिखेगी, इत्तू सी छोटी सी, तो ये तो हो गया पॉइंट चार्ज। यही होता है पॉइंट चार्ज कि ये रिलेटिव होता है कि हम जहाँ से बैठे हैं वहाँ से कोई चीज़ इतना पॉइंट में कैसे दिख रही है। ओके, और ये लार्ज डिस्टेंस पे भी काम करता है और वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे, मीन्स जो 2 पॉइंट चार्ज है या तो उसमें लार्ज डिस्टेंस होगा या तो स्मॉल डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये बताता है कूलम्स लॉ। ओके, ना कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे काम करता है, मतलब अगर आ जाए कि राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। नाउ ये देखो, ये हम सपोज कर लो एक बिल्कुल अलग सा कलर लेते हैं जो यहाँ यूज़ नहीं हुआ हो, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक पॉइंट चार्ज था और ये भी, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है छोटा छोटा सा, हाँ। एक को माना हमने Q1, एक को माना हमने Q2, ठीक है। इसको नेम दे दिया A, इसको नेम दे दिया B। ओके, अब इन दोनों के बीच में जो लाइन जा रही है उसको, ये होती है लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, ठीक है। ये जो 2 चार्ज हैं इनको जॉइन कर रही है ना लाइन, ओके। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ओके। अब देखो, और ये जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओके। इसको नाम दे दिया R1, एक को नाम दे दिया R2। ये फोर्स है, ओके। ये फोर्स आपकी इधर की ओर जा रही है, जो कि फोर्स इस 1-2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 पे फोर्स लग रही है, मतलब Q1 पे फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, ठीक है। तो Q12 तो लिखेंगे नहीं, तो जो फोर्स लग रही है उसको 1-2 लिख दिया, ओके। ओके, सो आई होप ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कौन सी फोर्स कहाँ पे लग रही है, किसके थ्रू, ठीक है। कि इसीलिए बताया ये फोर्स लग रही है 1 पे 2 के थ्रू, ठीक है, 2 की वजह से। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे, ठीक है, फोर्स में, ठीक है। इसको R1 R2 ले लिया। अब देखो ये AB जो है ये डिस्टेंस सेम है R, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, बट इन दोनों को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा, अगर AB हम लेंगे वेक्टर फॉर्म में तो R2 मीन्स ये R के मतलब ये B की तरफ जा रहा है, इसलिए R2 वर्क करेगा ना, तो फाइनल हो गया ये R2, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R21 हो गया। अब ये BA इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये फाइनल हो गया R1, तो R1 माइनस R2, हमें फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ा है ना हम लोग ने, ठीक है। और तो हो जाएगा ये R12, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी में मैं बता दे रही हूँ, जो मैंने स्लाइड बनाई थी वो पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही है, मैं इसी में बता दे रही हूँ आगे। अब देखो हमें पता है फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R2 मतलब R², ठीक है। और हमें इसमें डायरेक्शन भी बताना है तो R कैप लगा दिया, ठीक है। और हमें एक चीज़ पता है, हम लोग ने 11th में पढ़ी थी वेक्टर्स में कि R कैप जो होता है वो वेक्टर के मतलब R वेक्टर के इक्वल होता है। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो R कैप हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे ये R, इसकी जगह हम लिख देंगे R वेक्टर अपॉन R, ठीक है। और ये सेम टू सेम वो कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये R² और ये R मल्टीप्लाई होके R³ बना देगा, R³ बना लेगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ और R वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये तो हो गया एक फोर्स, ठीक है। ये तो नॉर्मल जनरल फोर्स था, ठीक है। अब हम अगर इसको फोर्स, मैं एक फोर्स के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, ठीक है, बाकी फोर्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेना। मैं बता रही हूँ फोर्स 2 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ R वेक्टर है, कौन सा R वेक्टर, 2 1, ठीक है। और ऐसा ही 1 2 फोर्स के बारे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R³ एंड R वेक्टर 1 2, ओके। आया समझ में? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देखो, अब थोड़ा इम्पोर्टेंस देखते हैं कि कूलम लॉ के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। मतलब भैया हमने कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ तो लिया है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, ये भी तो देख लें। ये बताता है वेक्टर लॉ, वेक्टर्स की वजह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि R21 जो है वो है वो अपोजिट डायरेक्शन में R12 के, ठीक है। ये आया समझ में? ऐसे ही फोर्स का निकाल लो, फोर्स 21 जो है वो अपोजिट है, ये माइनस दिखा रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हो गया, ये इसका फर्स्ट रूल हो गया कि हमें ये बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम थोड़ा सा ये नहीं देख सकते, हम लोग ने 9th में पढ़ा था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ मतलब कि जो ईच एंड अपोजिट फोर्स इज इक्वल एंड द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो ये इक्वल तो है, R21 है, यहाँ भी R12 है। R21 और R12 का मैग्नीट्यूड तो सेम था, बस ये देखो ना, ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ही तो है माइनस में, मीन्स डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब है ये है दिस इज़ इक्वल एंड दिस इज़ अपोजिट, ठीक है। मीन्स दिस कूलम लॉ, ये जो कूलम लॉ है तुम्हारा नहीं, हम सबका है, ये फॉलो करता है, ओबे करता है न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, ओके। अब देखो इसका सेकंड सिग्निफिकेंस भी आ सकता है, इम्पोर्टेंस सेम है, ठीक है। अब देखो सेकंड है कि ये बताता है
कि ये जो दो चार्जेस हैं, ये जो फोर्स लगती है ये अलोंग द लाइन लगती है। मीन्स ये जो लाइन इन दोनों को जॉइन कर रही है ना, जो लाइन इन दोनों को जॉइन कर रही है, उस लाइन पे ये फोर्स लगती है ये, ठीक है, जो हमारा F फोर्स है, लाइन जॉइनिंग द फोर्सेस, उस पे हमारी फोर्स लगती है। ओके, और ये जो फोर्स होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है, इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ओके, नाउ थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब एक ग्राफ है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस्ड है, उस पे फोर्स पे बेस्ड है, तो मैं बता दे रही हूँ कि मतलब कूलम फोर्स जो होता है, आपका जो फोर्स है वो आपका मैक्सिमम होता है, जो आपका मैक्सिमम है जब एयर में होता है या वैक्यूम में हो। इसका मतलब समझे? मीन्स इन दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे वैक्स हो सकता है, ऑयल हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एयर है या तो वैक्यूम है, तो यहाँ पे फोर्स आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। ओके, तो मतलब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इसका समझ में हमको ये आया, ये फॉर्मूला होता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है, मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका बढ़ेगा तो ये आपका फोर्स कम हो जाएगा, और अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो फोर्स आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम F0 लिख देते हैं, और ये F0 होता है 1, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा एयर है या तो वैक्यूम है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर और वैक्यूम था, ठीक है। मीन्स ये F और K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ हमने K लिख दिया, ये K लिख दिया, यहाँ F लिख दिया, ठीक है। F बढ़ेगा तो K कम होगा, K कम होगा तो K कम होगा। ओके, ये होता है ग्राफ बिटवीन F एंड K, मीन्स फोर्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब सेम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग को पता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर आर के स्क्वायर पे, ठीक है। तो एक ये भी ग्राफ बना सकते हैं, जो फोर्स है और ये आर है, ठीक है, आर का स्क्वायर ले लो यहाँ पे, या आर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो भी यही बनेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। रिवाइज कर लेना।